वेलकम टू माय चैनल ब्रो। आज हम पढ़ेंगे भारत की इकॉनमी, मतलब कुछ उसके कॉन्सेप्ट सीखेंगे बेसिक इकॉनमी के, जो कि हर कंट्री के लिए बराबर होते हैं। और फिर हम इंडियन इकॉनमी हमारा जो चूँकि हम भारत में रहते हैं तो उसकी इकॉनमी को देखेंगे हम। लेकिन पहले कॉन्सेप्ट्स जो इकॉनमी के हैं वो देखेंगे। तो माइक्रो इकॉनमी हम पढ़ते हैं। माइक्रो इकॉनमी में आता है, मैं आपको पीडीएफ के थ्रू पढ़ाऊँगा और मैंने सारे नोट्स तैयार कर रखे हैं ताकि आपको दिक्कत ना हो इसमें। बाद में यही नोट्स मैं आपको शेयर कर दूँगा, ठीक है। माइक्रो इकॉनमी दोस्तों होती क्या है? माइक्रो इकॉनमी क्या होती है? माइक्रो इकॉनमी जो है इंडिविजुअल्स के बिहेवियर को पढ़ती है। देखो, माइक्रो इकॉनमी का बिहेवियर जब आप पढ़ोगे, माइक्रो इकॉनमी के बिहेवियर से ही बाद में डिराइव होता है माइक्रो इकॉनमी, है ना। बिकॉज अल्टीमेटली तो इंडिविजुअल्स ही रहते हैं ना एक किसी कंट्री में। तो इंडिविजुअल्स का मतलब है कि एक चाहे फर्म का, जैसे रिलायंस हो गया, टाटा हो गया, ये फर्म जो इंडिविजुअल फर्म है। वैसे तो इंडस्ट्री तो पूरी सारी है, मतलब सारी इंडस्ट्रीज़ को मिला करके जितनी भी भारत में फैक्ट्री लगी हुई हैं सबको मिला करके जब पढ़ते हैं तो उसको बनता है। अगर हम उसका बिहेवियर देखें सारी इंडस्ट्रीज़ का, ठीक है, जो एएसआई सर्वे होता है, एनुअल सर्वे ऑफ इंडस्ट्रीज़, वो पड़ता है पूरे इंडस्ट्री का माइक्रो लेवल पे। लेकिन अगर हम एक पर्टिकुलर इंडस्ट्री को लेकर के, जैसे रिलायंस इंडस्ट्री, तो उसको अगर पढ़ें तो उसको बोलेंगे माइक्रो इकॉनमी, ठीक है। तो रिलायंस की माइक्रो इकॉनमी कैसी है? और हाउस होल्ड का मतलब है कि जो साझा किचन साझा करे। जैसे मान लो एक आदमी है, उसकी एक वाइफ है, उसके दो बच्चे हैं, एक नौकर है ना, जो घर में काम करता है, और उसकी एक होममेड है। तो 6 लोग होगा जा करके, ये 6 लोग बनाएंगे क्या? एक हाउस होल्ड। बिकॉज ये दोनों जो होममेड हैं ये खाना घर में ही खाती हैं, तो जिसका किचन साझा हो उसको बोलते हैं हाउस होल्ड, ठीक है। बेसिक क्वेश्चन आते हैं इकॉनमी के सामने, माइक्रो इकॉनमी के सामने, कि व्हाट टू प्रोड्यूस, प्रोड्यूस क्या करें हम, और कैसे प्रोड्यूस करें, और किसके लिए प्रोड्यूस करें। प्रोड्यूस का मतलब किसके लिए वो चीज़ बनाएं। तो डिमांड और सप्लाई का यहाँ पे गेम है। अब आपको पता है कि अगर आप समुद्र के सामने खड़े हो तो आपको पानी की चिंता नहीं होगी, बिकॉज सारा पानी भरा पड़ा हुआ है। या अगर आप नदी के किनारे हो, है ना, झरने के किनारे हो, तो आपको पानी की चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, बिकॉज खूब पानी है, पानी ही पानी है ना। आप अगर मान लो आप अगर कोयले की खान में हो तो कोयले की कोई आवश्यकता आपको नहीं है, कोयला कोयला ही कोयला होगा आपके पास, है ना। तो यही है कि जब हमारे पास खूब सारा सामान होता है तब हमको कोई ज़रूरत नहीं होती है कि हम उसके लिए स्ट्रैटेजी बनाएं, क्योंकि सारा खूब खूब सारा जब चाहें जब मन जितना ले लो, है ना। लेकिन जब हमारे पास चीज़ें कम होती हैं, जैसे हमारी इनकम, पैसा, सैलरी हमारी कम होती है, तो उस सैलरी को मान लो आप 30,000 रुपये महीने कमा रहे हो, है ना, मंथली कमा रहे हो आप। तो अब उसको कैसे, कहाँ खर्च करना है, बच्चों की फ़ीस देनी कितनी है, कितना अपने पे खर्च करना है, कितना पेट्रोल का, बाइक का खर्चा, और कितना जो है घर का राशन का, कितना घर का बजट का, सबका खर्च करना होता है आपको, अच्छे से डिसाइड करना होता है। तो इसको, तो स्कार्सिटी का मतलब कमी, रिसोर्सेज जो कि कमी हमारे पास है। मैंने यहाँ सैलरी की बात की थी, रिसोर्सेज भी हमारे पास कम है। जैसे चावल की खेती एक लिमिटेड होती है हमारे पास है, तो भारत में 8 अरब लोग हैं। धरती पर कैसे, अगर भारत की बात करें तो 1.4 बिलियन लोग हैं। इनको हम खाना कैसे पहुँचाएं, है ना। एक स्कार्सिटी है, इसीलिए पहुँचा रहे हैं हम खाना। किसी क्षेत्र में कम है, किसी क्षेत्र में ज़्यादा है, तो ये होता है चॉइस प्रॉब्लम। लोग चॉइस कैसे बनाएंगे? अब समुद्र के किनारे खड़े हो, नदी किनारे खड़े हो, तो चाहे जितना पानी आप खर्च करो, है ना। लेकिन अगर पानी आपके यहाँ पास में कम है, आप खुद पानी खरीद के पी रहे हो, तो उसे नहाओगे या पियोगे, तो ये चॉइस आपको बनानी पड़ेगी। तो चॉइस प्रॉब्लम। और अनलिमिटेड वांट थ्योरी, कि आपकी वांट, तो आपकी इच्छाएं तो बहुत सारी हैं, अनलिमिटेड है, लेकिन आपके पास रिसोर्सेज कम है, तो कैसे उसकी वांट वांट बनाओगे। तो लैंड, कैपिटल और लेबर, ये 3 चीज़ें होती हैं। एक और होता है एंटरप्रेन्योर, लेकिन वो आगे पढ़ेंगे हम लोग। तो लिमिटेड हैं ये चीज़ें, ठीक है। वैसे सेल होता है CELL, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर, लैंड, लेबर। सेल्फ से आप पढ़ सकते हो इस तरीके से। तो ये लिमिटेड है, तो इनकी कमी है, स्कार्सिटी है, सबकी इच्छा पूरी नहीं कर सकते, ठीक है। तो मैनेजमेंट के लिए इकोनॉमी पढ़ते हैं, इसीलिए मैनेजमेंट जहाँ पर कमी होगी, जहाँ पर रिसोर्सेज काफ़ी कम होंगे, उसी की स्टडी करने के लिए जो विषय पढ़ते हैं उसे बोलते हैं इकोनॉमी। कि चॉइस कैसे बनाएं, तो स्टडी ऑफ चॉइस को ही बोलते हैं इकोनॉमी, ठीक है। अब चॉइस कब बनाओगे, जब आपके पास बहुत कम चीज़ें होंगी, है ना। जैसे मान लो आप 1 किलो आम लाए हो, उसमें 10 आम निकले हैं,
और खाने वाले 20 हैं, तो आप आधा आम काटोगे ना, चॉइस बनानी पड़ेगी, या मैंगो शेक बना दो। लेकिन अगर आपके पास सोचो 1 किलो आम लाए हो आप और आप अकेले हो, तो चाहे जितने आप खा लो, आपके पास तो बहुत सारे आम हैं। प्रॉब्लम ऑफ चॉइस, स्कार्सिटी है तो इंडिविजुअल्स को चॉइस बनानी पड़ती है जब कमी है। स्कार्सिटी का मतलब कमी है। द इकोनॉमी इज़ नॉट फॉर सी, समुद्र के लिए नहीं होती है, वो एक गिलास पानी के लिए होती है। अगर एक गिलास पानी आपके पास है तो आप पियोगे या उसको उससे मुंह धोओगे, ये आपको चॉइस बनानी पड़ेगी इकोनॉमी में, ठीक है। तो थ्योरी ऑफ अनलिमिटेड वांट्स का मतलब क्या होता है? अनलिमिटेड का मतलब होता है कि कोई लिमिट इसकी नहीं है। वांट का मतलब इच्छाएं, आपकी इच्छाएं बहुत सारी हैं। तो ये देखो इनफाइनाइटी का साइन लगाया हमने कि आपकी वांट बहुत सारी हैं पर आपके पास रिसोर्सेज काफ़ी कम है, तो आपको प्रायोरिटी देनी पड़ेगी किस चीज़ को, है ना। आपके पास 100 रुपये हैं और आप बाजार जा रहे हो, तो आप क्या लो? आप एक बढ़िया सी शर्ट खरीदोगे या आप एक बोरी आटा खरीदोगे? तो आप आटा खरीदोगे ना, बिकॉज तो आपने आटा को यहाँ पे प्रायोरिटाइज किया है ना। तो और ऐसा ही टाइम रिसोर्स है। हर चीज़ जिसकी वैल्यू हो उसे हम रिसोर्स कहते हैं। हर चीज़ जिसकी वैल्यू हो उसको हम रिसोर्स कहते हैं। तो टाइम एक रिसोर्स है। एक 20 साल का लड़का पढ़ाई करे या लड़कीबाजी करे, उसकी उसकी चॉइस है। अब अगर वो पढ़ाई करता है, मान लो 20 साल का लड़का है, तो अब उसने क्या खोया है? अगर वो पढ़ाई ना कर रहा होता तो शायद वो रोमांस कर रहा होता, है ना। अगर उसके पापा के पास खेती होती इतनी या उसका बड़ा व्यापार होता, तो शायद वो रोमांस कर रहा होता, बढ़िया लड़की ताड़ रहा होता। तो यही उसकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है। क्योंकि उसको पढ़ाई करनी पड़ रही है, इसीलिए वो लड़कीबाजी नहीं कर पा रहा। लड़कीबाजी नहीं कर पा रहा तो ये उसकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है। नेक्स्ट बेस्ट ऑप्शन फॉरगॉन, जो उसके पास एक मौका था कि वो लड़कीबाजी चुन सकता था, वो चला गया बिकॉज उसको पढ़ाई करनी पड़ रही है। तो लड़कीबाजी करना है, ये अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है। आपके पास दो चॉइस, मान लो आप आईएएस बनना चाहते हो या एसएससी की तैयारी करना चाहते हो। आईएएस की तैयारी में 2 साल लगते हैं, 1 साल तैयारी फिर 1 साल पेपर देना। एसएससी में 6 महीने लगते हैं। तो अगर आपने मान लो आईएएस की तैयारी की और एसएससी की तैयारी कहा नहीं करूँगा, तो आप अगर करते आईएएस एसएससी की तैयारी करते, मान लो अगर आप, तो आपके 1.5 साल बच जाते। फिर उस 1.5 साल में कुछ भी आप कर लेते। तो आईएएस की तैयारी से जो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है, वो एसएससी वाला ऑप्शन अगर आप चूज़ करते हो तो 1.5 ईयर जो है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ये है आपके पास। तो गवर्नमेंट राशन देती है लोगों को। अब राशन कहीं से देती है तो किसी से लेके देती होगी। तो जिनको मिल रहा है, मान लो भारत में 80 करोड़ लोगों को अगर अनाज मिल रहा है, तो ये कहाँ से आ रहा है? ये जो बड़े बड़े वेल्थी टैक्स पेयर्स हैं उनके टैक्स पेयर से आ रहा है ये। हिडन कॉस्ट ऑफ रेटिपिज्म, मैं चाहूँ तो भारत में कंपनी लगाना चाहता हूँ एक, ठीक है, फ़ोन की मान लो। मेरा एक एम है कि मैं भारत में एक अपना फ़ोन लॉन्च करूँ। हालांकि भारत में फ़ोन बनता नहीं है, खुद का बना नहीं बनता है, बाकी एप्पल वगैरह के तो बनते हैं, बस भारत की कोई कंपनी नहीं है। अब मान लो मेरा सपना है कि मैं भारत में एक कंपनी लगाऊं, तो मैं जाता हूं, मैं बिजनेस खोलना चाहता हूं, और मैं डीएम के पास गया और डीएम से कहा कि भैया मेरी फाइल पास कर दो। तो उसने फाइल फंसा ली, ये लाओ वो पेपर दुनिया भर की नोटंकी। तो फाइल क्लियर करने में टाइम दिया उसने मुझे। तो इसे ही बोलते हैं रेड टेपिज्म, रेड टेप, कि उसने फाइल पे टेप लगा दिया और फाइल को ऊपर पहुंचा दिया। डीएम से पहुंच गई जॉइंट सेक्रेटरी के पास, जॉइंट सेक्रेटरी से चीफ सेक्रेटरी के पास, चीफ सेक्रेटरी से मिनिस्टर के पास। तो ऐसे ही फाइल चलती है। तो डीएम ने फाइल चेक की होगी, फिर यहाँ पे रेड टेप लगा दिया कि इस फाइल में, इस कंपनी में कुछ, ये कंपनी खुलने जा रही है तो इसमें कुछ दिक्कत है, इसलिए वो रेड टेप लगाता है, लाल टेप लगाएगा, ताकि ये जो जॉइंट सेक्रेटरी जब इस फाइल को देखे तो उसको मालूम पड़ जाए कि हाँ इस फाइल में कुछ गड़बड़ है, ठीक है। इसीलिए इसको बोलते हैं रेड टेपिज्म। तो भारत की सरकार चाहती है कि रेड टेपिज्म खत्म करे। तो उस समय रिसर्च, अगर ये बिजनेस को जल्दी मंजूरी मिल जाती तो शायद वो उस समय, उसका मालिक जो है, उस समय वो डेवलपमेंट अच्छे से कर लेता, रिसर्च एंड डेवलपमेंट जल्दी करता शायद, और भारत के लोगों को फ़ायदा मिलता, है ना। इसे बोलते हैं अपॉर्चुनिटी कास्ट। जो टाइम उसने खो दिया रिसर्च एंड डेवलपमेंट, उस टाइम में चीन की कंपनी भारत में वीवो का फ़ोन, ओप्पो का फ़ोन बेच लेगी, है ना, उसका कंज्यूमर बन जाएगा। तो यही होता है। अब आती है अपॉर्चुनिटी ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। तो कमी है और ज़रूरी भी है कोई चीज़, तो उसको ऑर्गेनाइज करने के लिए जो करते हैं, 3 तरीके की इकोनॉमी होती हैं। एक होती है मार्केट इकोनॉमी, एक होती है कमांड इकोनॉमी, एक होती है मिक्स्ड इकोनॉमी। मार्केट इकोनॉमी में क्या होता है कि सरकार दखल नहीं देती है, बस
बहुत माइन्यूट दखल देती है बस आरबीआई के थ्रू, बाकी नहीं। सारा काम डिमांड सप्लाई पे छोड़ देती है कि जितनी लोग डिमांड करेंगे उतनी ही कंपनी उसकी सप्लाई बढ़ाएंगी। अगर कोई चाहता है कि ऑनलाइन हम पढ़ाई करें सबसे, तो जो ऑफलाइन कोचिंग है उसकी डिमांड खत्म हो जाएगी, और डिमांड खत्म हो जाएगी तो वो कोचिंग अप्रूव बंद होने लगेंगी, बिकॉज उनकी फीस ज़्यादा है। और ऑनलाइन कोचिंग की यूट्यूब से पढ़ाई करने की रिवायत अगर शुरू हो गई, डिमांड उसकी बढ़ गई, तो लोग और यूट्यूबर बनेंगे ना, तो सप्लाई उसकी फिर बढ़ जाएगी। फिर और सप्लाई यूट्यूबर्स की सप्लाई बढ़ जाएगी, मेरे तरह जैसे जैसे मैं हूँ एक सप्लाई यूट्यूबर। कमांड इकॉनमी क्या होती है? सरकार जब कंट्रोल करती है कि क्या हम प्रोड्यूस करें, कैसे प्रोड्यूस करें, किसके लिए प्रोड्यूस करें, सब कुछ अपने आप। जैसे नॉर्थ कोरिया में होता है कि कपड़े की डिज़ाइन तक सरकार तय करती है, ऐसे खिलजी ने किया था, ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी ने। अब आती है मिक्स्ड इकॉनमी। मिक्स्ड इकॉनमी में क्या होता है कि थोड़ा सरकार करती है, थोड़ा प्राइवेट प्लेयर करते हैं, थोड़ा सरकार करती है और थोड़ा थोड़ा सरकार और थोड़ा प्राइवेट प्लेयर करते हैं, जैसे अंबानी, है ना, और थोड़ा सरकार करती है। तो मिक्स्ड इकॉनमी में होता है। जैसे भारत की इकॉनमी क्या है? मिक्स्ड इकॉनमी है। भारत में बहुत सारे स्पेस सेक्टर है वो सरकार के हाथ में है ना। बहुत सारा जैसे बीएसएनएल सिम है वो सरकारी है, पर जियो, एयरटेल, वोडाफोन, है ना, वोडाफोन, तो ये वोडाफोन, वीआई, ये सारी चीज़ें जो है एक प्राइवेट की हैं। तो इंडिया कमांड इकॉनमी नहीं है। कुछ चीज़ें कमांड इकॉनमी में आती है, जैसे कि जब भारत सरकार जब किसानों के लिए जब पैसा जब उनके अकाउंट में डालती है ना, तो उसे बोलते हैं कमांड इकॉनमी। जैसे अगर आप ई रुपी का सिस्टम सुना होगा, तो ये कमांड इकॉनमी है कि सरकार पर्टिकुलर सामान के लिए वो वाउचर सेंड करती है। अब सरकार ने, मान लो मोदी सरकार ने एक वाउचर मुझे सेंड किया कि ये आयुष जी, ये वाउचर लीजिए और आप इस दुकान पे जाइए, मतलब किसी भी दुकान पे जाओगे आप, तो अगर आप ये वाला वाउचर उसको दोगे तो आपको वो 10 किलो की बोरी दे देगा। और फिर जब ये जो दुकानदार है ये वाउचर जमा कर लेगा अपने आप, और फिर सरकार के पोर्टल पे जब ये अपलोड करेगा तब इसको सरकार पैसा देगी, है ना। इस तरीके से काम करता है ये। थ्योरी थ्योरी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर। कंज्यूमर के बिहेवियर को जानने के लिए यूटिलिटी और कैसे मैक्सिमाइज़ करें, कि उपयोगिता कैसे मैक्सिमाइज़ करें कंज्यूमर की। कंज्यूमर जैसे कंज्यूमर मान लो कमाता है 30,000 रुपये महीने, अब उस 30,000 रुपये महीने में वो अपना कैसे पैसा खर्च करे ताकि वो बेस्ट यूज़ कर पाए पैसे को। ऐसा नहीं है कि सारा पैसा एक ही चीज़ पे खर्च कर दिया, वो चाहता है कि सब पे खर्च करे, लेकिन कितना कितना खर्च करे तो उसको सबसे ज़्यादा उसको फ़ायदा होगा, है ना। ये दिखाता है कंज्यूमर बिहेवियर थ्योरी की। तो अब पढ़ते हैं जब बजट कम हो। अब अगर अंबानी की तरह हो, आपके पास खूब पैसा है, तब तो कोई दिक्कत ही नहीं। तब तो आप 60 करोड़ की घड़ी भी पहन सकते हो, है ना, कोई दिक्कत नहीं होगा, है ना। अरबों खरबों रुपए आपके पास जब है बहाने को, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो कंज्यूमर बिहेवियर थ्योरी जो है वो प्रेफरेंस की बात करता है, क्या प्रेफर करें, रिसोर्सेज आपके पास कितने हैं और मार्केट कंडीशन के हिसाब से ये होती बात है। अब यूटिलिटी का मतलब क्या होता है कि कितना सेटिस्फैक्शन मिला, मैंने एक आम खाया तो मुझे कितना उससे फ़ायदा मिला, अगर मैं लीची खाता तो मुझे कितना फ़ायदा मिलता। तो अगर दोनों से मान लो इससे ज़्यादा मुझे फ़ायदा मिला, लीची से कम फ़ायदा मिलता, तो मैं कहूँगा कि यूटिलिटी जो है मेरे लिए आम की ज़्यादा है ना। ठीक है। तो टोटल यूटिलिटी क्या होती है कि सारे गुड्स और सर्विसेज मार्केट में जितने हैं, और सारे 1.4 बिलियन लोग हैं, और सारे मान लो गुड्स हैं जितने भी, तो ये सबका अगर गुड्स को यूटिलिटी मिला दो तो हो जाएगा टोटल यूटिलिटी। और मार्जिनल यूटिलिटी का मतलब कि एडिशनल सेटिस्फैक्शन। जब एक और मान लो मैं खड़ा हूँ यहाँ पे और मुझे प्यास लगी, मैंने 2 गिलास पानी पी लिया ऑलरेडी है, अब तीसरा गिलास अगर मैं पानी पीऊँ तो मुझे कितना अच्छा लगेगा। ये है, ये एडिशनल जब आप इनपुट दे रहे हो तो आपको आउटपुट कितना मिला, आपकी कितनी प्यास बुझी, आपको कितना अच्छा लगा, तो ये हुआ मार्जिनल यूटिलिटी। तो मार्जिनल यूटिलिटी जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाते हो आपकी मार्जिनल यूटिलिटी कम होती जाती है ना। जैसे मान लो आपने रोटी खाई, आप बहुत भूखे थे, अब आपको बहुत भूख लगी थी और आप चाहते थे कि मैं कुछ खाऊं, तो अभी क्या है कि आपने मान लो पहले रोटी का टुकड़ा तोड़ा और पहले खाया, तो आपको 100% अच्छा लगा, आपको वाह मैं कितना भूखा था मिल गया।
फिर दूसरा और तोड़ा तो 95%। ऐसे ऐसे जब आप 20 टुकड़े खा चुके होगे, मतलब कि 2 रोटी खा चुके होगे, तो आपको थोड़ा सा कम फील होगा। जब आप 5 रोटी खा चुके होगे तब आपको लगेगा कि ठीक है, इस वाले अकाउंट से मुझे 5% यूटिलिटी मिली। जब आप 10 रोटी खा चुके होगे और 11वीं रोटी का जब तो अकाउंट तोड़ोगे तो आपको शायद 0% यूटिलिटी लगेगी, चाहे आप खाओ भी ना, क्योंकि आपका पेट भर चुका है और आपको उतनी ज़रूरत नहीं है। ये होती है। तो लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स क्या होते हैं, अब ये पढ़ेंगे। कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स गिविंग इक्वल सेटिस्फैक्शन, इंडिफरेंस का पहले पढ़ेंगे। ये लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न का यही फार्मूला था कि जैसे जैसे चीज़ें हम आगे बढ़ते जाते हैं, जैसे प्यासा इंसान है, शुरू में 2 गिलास पानी पिया तो उसको अच्छा लगा, लेकिन धीरे 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 जब वो तीसरा चौथा गिलास पिएगा तो उसको बेकार लगेगा। अब मान लो कोई आदमी आया कह रहा है पियो पानी यार, ज़बरदस्ती पिला रहा है आपको, लेकिन आप पियोगे नहीं, बिकॉज उसकी उपयोगिता जो है आपके लिए कम हो गई है। जैसे रेगिस्तान का आप एग्जाम्पल लो, आप रेगिस्तान में खड़े हुए हो और रेगिस्तान में आपको कोई बहुत प्यासे हो आप, तो आपको कोई एक बॉटल दे दे तो शायद आप उसको 100 रुपये दोगे। भले ही बॉटल 20 रुपये की थी, लेकिन आपको इतनी प्यास लगी थी, आप उस बॉटल के 100 रुपये दोगे, बिकॉज आपको ज़रूरी थी बहुत। दूसरी बॉटल आपको और प्यास लगी, दूसरी बॉटल पियोगे तो आप उसको 80 रुपये दोगे, बिकॉज आपको इतनी ज़रूरत नहीं है उस चीज़ की। तीसरी बॉटल में तो आप पियोगे नहीं, आपको प्यास नहीं लगी, चाहे वो बॉटल 20 रुपये की जगह है आपको, चाहे वो आपको 10 रुपये की भी दे। क्यों? क्योंकि आप ऑलरेडी पानी इतना पी चुके हो आप कि आपको कोई ज़रूरत नहीं इस चीज़ की है। अब इंडिफरेंस कर्व क्या होता है? दो गुड्स का कॉम्बिनेशन जो इक्वल सेटिस्फैक्शन दे। जैसे पनीर और छोला का एग्जांपल लेते हैं हम लोग। अब मान लो आपने, ऑब्वियस सी बात है कि पनीर महंगा होगा, छोला सस्ता होगा, तो अगर आपने 15 पनीर के टुकड़े खाए, 20 छोले के टुकड़े खाए, तो आपको इक्वल सेटिस्फैक्शन मिलेगा, बिकॉज पनीर में प्रोटीन ज़्यादा है, इसमें प्रोटीन कम है, तो आपको इक्वल सेटिस्फैक्शन मिल गया। ठीक है। अब मान लो इनके 15 टुकड़े, मान लो 15x आपको मिलता है और इसमें आधा मिलता है, मतलब इसके हर टुकड़े में 1 ग्राम प्रोटीन मिलता है मान लो, और इसके हर एक टुकड़े में मान लो 0.5 ग्राम मिलता है ना। ये मान लो इसके हर टुकड़े में 2 ग्राम मिलता है और इसके हर टुकड़े में 1 ग्राम मिलता है, तो इसमें कितना हो गया? 15 × 15 और इसका 20 × 40 हो गया, तो यहाँ पे हो गया 40 15 55। नहीं, ऐसा नहीं, रहने दे। अगर इसको आधा कर दें तो यहाँ पे 15 मिल गया, और इसका अगर आधा कर दें तो 10 हो गया, तो 25 हो गया। ठीक है। अगर यहाँ पर इसको 10 और प्लस इसका आधा कर दें 15, तो ये भी 25 हो गया। तो इन दोनों की यूटिलिटी बराबर हो गई। अगर हम इसके हर एक टुकड़े में 0.5 ग्राम प्रोटीन देखते हैं, 0.5 ग्राम छोले वाले में, तो ये हुआ। अभी ये क्या दिखा, तो यही दिखाता है कि ये जो सेट ऑफ गुड है, पनीर और छोला एक साथ है, आपको मिल रहा है थाली में, चाहे मैं आपको ये थाली दूं चाहे आपको ये थाली दूं, आपको दोनों में सेटिस्फैक्शन, मतलब कि दोनों में प्रोटीन बराबर मिलेगा आपको, है ना। ये सेटिस्फैक्शन दोनों बराबर मिलेगा, तो इसीलिए ये ऐसा कर्व बनाया गया यहाँ पे। तो ये पनीर का है, ये छोला का है। इस वाले पॉइंट पे क्या है, इस वाले पॉइंट पे अगर आप देखो, ऐसे लाइन ड्रॉ करोगे तो 20 ग्राम आपको छोला मिलता है, 15 ग्राम पनीर मिलता है। इस वाले पॉइंट पे क्या है कि 10 ग्राम आपको पनीर मिलता है, 30 ग्राम आपको छोला मिलता है। ठीक है। तो दोनों पे दोनों सेट हैं, ये बजट सेट इसको बोलते हैं। दो बजट सेट मतलब सारे कम कॉम्बिनेशन ऑफ गुड्स। ऐसे और भी कॉम्बिनेशन होंगे पी और सी के। हो सकता है अगला सेट मान लो 50 का हो, 5 पनीर 10 इसके, या 20 और 10 का हो, ऐसा भी हो सकता है। तो चलिए देखते हैं कि अगर मान लो पहला, अगर गुड्स कम कम है, मतलब पनीर भी कम छोला भी कम, तो IC1, ये ज़्यादा दोनों चीज़ें हो गई यहाँ पे, तो IC2। अब इसमें 100 300 हो गया तो IC3। तो ज़्यादा सेटिस्फैक्शन कहाँ मिलेगा? चॉइस 1, सॉरी, ये तो चॉइस 1 यही पहली वाली आ गई। तो सेटिस्फैक्शन IC3 IC2 IC सबसे ज़्यादा इसमें मिलेगा सेटिस्फैक्शन, बिकॉज ज़्यादा गुड है आपको, आप पेट भर सकते हो पूरा फुल। ट्रेड ऑफ का मतलब क्या होता है कि पनीर की जगह छोला,
लेना पड़ेगा अगर आपको, है ना। तो आपने कितना वो है तो आपने कितना ट्रेड ऑफ का मतलब होता है पनीर की जगह चॉइस छोला की बनाई है अगर आपने। तो अब मान लो छोला, मान लो एक छोला 1 रुपए का है, पनीर मान लो एक एक पनीर का टुकड़ा 2 रुपए का मान लो। तो अगर आपने 10 रुपए के अगर आपने 10 रुपए के 10 छोला ले लिए, तो आपने कितना पनीर को जो है आपने कितने पनीर को, जैसे मान लो पनीर का टुकड़ा था और छोला का टुकड़ा था, ये एक एक टुकड़ा 1 रुपए का था, ये एक टुकड़ा 2 रुपए का था, ठीक है। तो अगर मैं आपसे कहूँ कि ये 2 रुपए का टुकड़ा था, वो 1 रुपए का टुकड़ा था, तो अगर आपके पास 10 रुपए हैं, अगर आपने कहा नहीं मैं सिर्फ छोला ही लूँगा 10 रुपए के 10 टुकड़े, तो इस 10 रुपए से आप कितने पनीर के टुकड़े खरीद सकते थे? 5, है ना। तो सब्सटीट्यूशन क्या हो गया जाके 10/5, तो 2 सब्सटीट्यूशन हो गया जा करके, मतलब कि हर एक, सॉरी 5/10, 5/10, तो माइनस का 1/2, तो इतना हुआ कि हर एक छोला जो लिया आपने उस पर 0.5 टुकड़ा आप पनीर ले सकते थे। बजट सेट, सारे कॉम्बिनेशन पनीर और छोले के, जी यहाँ पे आपने देखा था ना, ये छोले के 2 कॉम्बिनेशन दिए मैंने, ऐसे बहुत सारे कॉम्बिनेशन होंगे सेम रेट में, बहुत सारे। तो उन सबको अगर मिक्स कर दो, मिला दो, अगर उन सबको अगर जोड़ दो, ऑल कॉम्बिनेशंस, तो वो बनेगा बजट सेट। बजट लाइन किसे बोलते हैं? ये बजट लाइन हो जाएगी P1 X1 प्लस P2 X2 बराबर, मतलब इस लाइन पे ये P1 है प्राइस पनीर का, P2 प्राइस छोले का, X1 क्वांटिटी कितने, और ये छोले का X2। तो बजट सेट में सब कुछ ये ग्रीन वाला आ जाएगा, सारे मतलब सारे कॉम्बिनेशंस, ठीक है। प्लस लाइन, ये लाइन पर भी है, लाइन वाला भी और जितना हरे वाला भी, इस ट्रायंगल में जितना सब कुछ है सब आ जाएगा, ठीक। तो अगर मान लो 100 रुपये से कम, क्योंकि हरे वाले में क्या होगा 100 रुपये से कम आएगा, मान लो 100 रुपये का बजट आपके पास है और इसका 100 रुपये हो गया मान लो, ठीक। तो ये 100 रुपये पर ये लाइन है और 100 के नीचे सारा ये मटेरियल है, ठीक। यहाँ पे भी लिख दूँ प्राइस, ठीक। तो अगर आपके पास 100 रुपये हैं तो आप P1 X1 प्लस P2 X2 ले लोगे आप, ठीक। मार्जिनल कॉस्ट ऑफ सब्सटीट्यूशन, अगर मैं छोला लूँ तो 100 रुपये का उसी उसी की जगह है, अगर मैं छोला लूँ तो 100 रुपये में उसी की जगह पनीर कितना ले सकता था, तो ये हुआ सब्सटीट्यूशन। मान लो मेरे पास 100 रुपये थे और अगर मैं 100 छोला ले लूँ, ठीक है, 200 रुपये KG पनीर मान लो है, तो यहाँ पर सब्सटीट्यूशन कितना हुआ जा करके, अगर मैं छोला ले लूँ तो मैं हर एक छोले पर कितना पनीर ले सकता था, 1.2, बिकॉज उसका प्राइस काफ़ी कम है। जैसे मैं कहूँ कि एक सेव एप्पल, अगर मैं यहाँ पे आपसे कहूँ एक सेव 20 रुपए का है और एक केला 10 रुपए का है, और अब मेरे पास मान लो 20 रुपए हैं, तो मुझे 2 केले मिल जाएंगे। अब बताओ अगर मैं 2 केले ना लेता तो कितने मैं सेव ले लेता? एक, अगर ना लेता, अगर केला ना लेता तो 100 ले लेता ना। तो यहाँ पर सब्सटीट्यूशन कितना हुआ जा करके, केला बटे, तो मैं केला बटे यहाँ पे 1 ले लेता, तो 2 का सब्सटीट्यूशन हो जाएगा कि 2 मैंने ले लिया, ठीक। ये हुआ जा करके यहाँ पे कंज्यूमर इक्विलिब्रियम, वह पॉइंट जहाँ कंज्यूमर को मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन मिले। इंडिफरेंस कर्व क्या होता है? वही वाला कर्व, ऐसे वाला कर्व जो
और इंडिफरेंस कर्व जहाँ पर मैक्सिमम मिले। ये तो कर्व हो गया। बजट लाइन, जहाँ पर बजट लाइन और इंडिफरेंस कर्व मिलता है उसको बोलते हैं मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन, यहाँ पे मिले उतने पैसे में, है ना। तो ये बजट लाइन है यहाँ पे। अब IC3 पे सबसे ज़्यादा सेटिस्फैक्शन, IC2 पे कम, IC1 पे और कम। ABC लाइन जो है वो कंज्यूमर को अफोर्ड कर सकती है इनकम की बाउंड्री लाइन। टेंजेंट पॉइंट B है जहाँ पर AC और IC2 मिलता है, ऑप्टिमल चॉइस है। मतलब अगर ऐसे है, ऐसे सॉरी अगर ऐसे और ऐसे अगर है तो यहाँ पर जो पॉइंट है मिलता है, इसको बोलते हैं ऑप्टिमल चॉइस, कि उतने पैसे में सबसे अच्छा आप परचेज कर सकते थे। IC3 क्या है, औकात के बाहर, कि ये तो मैं खरीद नहीं सकता बिकॉज मेरे पास रुपए इतने नहीं है। और IC2 को मैं आराम से खरीद सकता हूँ, कोई भी गुड IC1 में, चाहे ये वाला खरीदूँ, चाहे ये वाला सेट खरीदूँ, चाहे ये वाला सेट खरीदूँ, मैं सब कुछ खरीद सकता हूँ। लेकिन अगर मैं सॉरी यहाँ पर थोड़ा सा गलत हो गया, यहाँ पर ये कट कर रहा है तो ये वाला पोर्शन नहीं खरीद पाऊंगा मैं। लेकिन IB का मैं सिर्फ एक पॉइंट खरीद सकता हूँ जो कि मेरा ऑप्टिमम चॉइस होगा। ठीक है। अब पॉइंट बी पर बेस्ट चॉइस है इसलिए क्योंकि अपनी इनकम के हिसाब से स्लोप ऑफ IC2 बराबर बजट लाइन टच हो रही है। अब लॉ ऑफ डिमांड क्या है, लॉ ऑफ डिमांड क्या है कि नॉर्मल गुड्स जब कोई अगर लें हम, साबुन, शैम्पू, क्रीम, पाउडर, तो जब उसका प्राइस बढ़ता है तो उसकी डिमांड कम होती है। अगर शैम्पू 2 रुपये का आ जाए और शैम्पू 200 रुपये का हो जाए तो शायद मैं शैम्पू नहीं लगाऊंगा, है ना। शायद मैं केवल साबुन से ही बाल धुल लूँगा या फिर एलोवेरा लगा लूँगा, एलोवेरा का पेड़ लगाऊंगा फिर उससे लगाऊंगा। कंज्यूमर स्पेकुलेटिव, अगर मुझे लगता है कि ये शक्कर सारी अगर शुगर मिल में अगर आग लग गई और शक्कर महंगी होने वाली है तो मैं जल्दबाजी में शक्कर को अपने घर में स्टोर कर लूँगा ताकि मैं और दिन तक खा सकूँ, आने वाले महीने 2 महीने तक खा सकूँ। ईरान और अमेरिका के वॉर में क्या हो रहा है, गैस सिलेंडर की शॉर्टेज। यही सिलेंडर 1,000 रुपये का था, ब्लैक में सिलेंडर 10-10 हज़ार रुपये तक के मिल रहे हैं। बिकॉज बिकॉज स्पेकुलेटिव डिमांड इतनी ज़्यादा है, स्पेकुलेटिव इफेक्ट कि वॉर में क्या होगा किसी को नहीं पता। टाइप्स ऑफ गुड क्या होते हैं, इन्फीरियर गुड्स, गिवन गुड्स, पॉलिसी पैराडॉक्स। इन्फीरियर गुड्स क्या होते हैं कि इनकी डिमांड घटती है जब प्राइस इनकम बढ़ती है। मैं अभी 10,000 रुपये कमा रहा था प्राइवेट में और मैं मान लो IAS बन गया, तो क्या मैं कीपैड फ़ोन रखूँगा? जी नहीं, मैं आईफोन खरीदूँगा, सिंपल सी बात है, सबसे बेहतर वाला। गिवन गुड्स क्या होते हैं, इनकी डिमांड बढ़ती है जब इनका प्राइस बढ़ता है। मान लो मैं चावल खा रहा था, चावल 10 रुपये किलो थे मान लो, अभी चावल मान लो यहाँ पे 50 रुपये किलो थे। अब चावल की डिमांड बढ़, चावल के रेट हो गए 100 रुपये मान लो, तो अब मैं बाकी चीज़ें छोड़ करके सिर्फ चावल ही खाऊँ, बाकी चीज़ें छोड़ के सिर्फ चावल ही खाऊँगा। बिकॉज चावल का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है, चावल का कोई अल्टरनेटिव मौजूद नहीं है, क्योंकि चावल तो बेसिक कमोडिटी है जो मैं खाऊंगा ही खाऊंगा, है ना। पॉलिसी पैराडॉक्स क्या होता है कि सरकार कई बार करती है कि जितने भी निचले स्तर के जो गुड्स हैं इनका प्राइस बहुत कम कर देती है ताकि गरीब लोग जो है अपना पैसा सेव कर सकें और पैसा और जगह खर्च कर सकें। जब पैसा वो और जगह खर्च करेंगे तो उनकी आदत पड़ जाएगी और चीज़ों को यूज़ करने की। जब आदत पड़ जाएगी तो वो और काम किया करेंगे, है ना। जैसे आज कोई भी इंसान बिना फ़ोन के नहीं जी सकता, बिकॉज फ़ोन इतना ज़रूरी हो गया है कि उसकी आंखें फ़ोन पर ही खुलती आ करके हैं। ठीक। तो अभी सब्स्टिट्यूट गुड्स क्या होते हैं, मान लो कैंपा अंबानी का ब्रांड है और फैंटा पेप्सी का ब्रांड है। तो अगर मान लो कैंपा के प्राइस बढ़ जाते हैं, मान लो कैंपा की बोतल 1 लीटर की 50 रुपये की थी, अब वो 100 की हो गई, तो फैंटा की 50 रुपये की बोतल की डिमांड बढ़ जाएगी बिकॉज इसके सब्स्टिट्यूट की डिमांड बढ़ गई, है ना। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स वो होते हैं चीनी, शक्कर, बैट बॉल। अगर बैट की कीमत बहुत बढ़ गई तो बॉल की कीमत घट जाएगी बिकॉज बैट बॉल साथ में हम खेलते हैं, अगर किसी के पास बैट ही नहीं होगा तो बॉल क्यों बोलेगा, है ना। वेबलन गुड्स क्या होते हैं, लग्जरी आइटम। जब डिमांड जब बढ़ती है, जब लोगों की इनकम बढ़ती है, खास करके जब लग्जरी आइटम की बात हो। ठीक। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड किसे बोलते हैं, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड किसे बोलते हैं, गुड्स की डिमांड जब प्राइस बढ़े या घटे तो उसको उसको मापती है। मान लो प्राइस प्राइस हमने कम बढ़ाया,
मारुति 8 लाख की आ रही थी, अब उसको हमने 7,50,000 का कर दिया, तो मारुति एकदम उसकी सेल बढ़ जाएगी, बिकॉज उसका प्राइस कम किया तो उसकी इलास्टिक डिमांड मारुति की बहुत है। वही एक ऐसा गुरुट है जिसकी मैंने प्राइस बहुत बहुत ही मतलब कम कर दी, लेकिन उसकी डिमांड तब भी नहीं बढ़ेगी। जैसे रॉल्स रॉयस 5 करोड़ की है, उसको 3 करोड़ की कर दी, तब भी शायद उसकी क्वांटिटी ना बदले, बिकॉज उसके खरीदने वाले ही कितने हैं, दुनिया भर में मुट्ठी भर लोग हैं जो उसको खरीदते हैं। अगर 5 करोड़ से प्राइस इसका 3 करोड़ आ गया, तब भी ऐसा नहीं है कि लोग, गरीब आदमी भी खरीद लेगा उसको, है ना। तो बेवलन गुड्स की इन इलास्टिक डिमांड ज़्यादा होती है। ठीक, परफेक्टली इलास्टिक कौन है? इनफाइनाइट चेंज हो, जब प्राइस में थोड़ा चेंज हो, तो ये वाला, जैसे मारुति सुजुकी, ऑल्टो कह सकते हो या डिज़ायर कह सकते हो, यहाँ पे रॉल्स रॉयस। परफेक्टली इन इलास्टिक, नो चेंज, चाहे पैसे में कितना चेंज आ जाए, परफेक्टली इन इलास्टिक, क्वांटिटी में कोई बदलाव नहीं, चाहे प्राइस में कितना भी बदलाव आ जाए। जैसे हेलीकॉप्टर, चाहे कितना सस्ता हो जाए, सब नहीं ले सकते, बिकॉज उसकी डिमांड इसलिए नहीं है, बिकॉज उसको चलाने के लिए आपको हर महीने आपको परमिशन लेनी पड़ेगी, आपको डीएम से, एसडीएम से, ताकि आप उड़ा सको। तो उसमें बहुत सारे पेपर वर्क आते हैं, इसीलिए। तो ऐसे ही जो गुड्स जिसकी क्वांटिटी नहीं बदलती है, प्राइस चाहे जितना बढ़ा दो उसको, ठीक है। रिलेटिव इलास्टिक की क्वांटिटी में ज़्यादा बदलाव हुआ, प्राइस में थोड़ा बदलाव हुआ। यूनिटरी इलास्टिक कि जितने परसेंटेज से, पहले मान लो 50% से अगर हमने उसके प्राइस बढ़ा दिए, तो उसकी सेल 50% से ही कम होगी, इस तरीके से। लॉ ऑफ रिलेटिव इलास्टिक डिमांड, स्मॉल चेंज इन क्वांटिटी में कम बदलाव आएगा, चाहे हम उसके प्राइस को बहुत ज़्यादा बदल दें। रॉल्स रॉयस, अगर पहले मान लो इंडिया में रॉल्स रॉयस 100 बिक रही थी, और पहले रॉल्स रॉयस 5 करोड़ की थी, अगर अब रॉल्स रॉयस 10 करोड़ की भी हो जाएगी, तब भी लोग 98 लोग खरीदेंगे, बिकॉज ये 100 लोग बहुत पैसे वाले थे, है ना। लॉ ऑफ सप्लाई, अगर टोमेटो का प्राइस इंक्रीज होता है तो किसान उसको और ग्रो करेगा, क्यों? क्योंकि उसको पता है कि टमाटर बहुत महंगा है, इसलिए। इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई, अगर प्राइस चेंज हो जाए तो क्वांटिटी पर क्या फ़र्क पड़ता है ना, इस तरीके से। तो वही सब चीज़ें इसमें हैं, इस तरीके से सप्लाई की। ये इस साल मान लो अगर कम, मान लो टमाटर 10 रुपये किलो था, तो किसान अगले साल इसको कम बोएगा, बिकॉज उसको पता है कि टमाटर सस्ता है। अगर टमाटर 200 रुपये किलो हो जाए, तो किसान उसको बहुत बोएगा, क्योंकि उसको पता है कि टमाटर बड़ा महंगा है, जब बोऊंगा तो मुझे खूब पैसा मिलेगा, है ना? इस तरीके से तो चीज़ें हैं। इनकम ऑन क्रॉस इलास्टिसिटी, जब अपने खुद के गुड्स से ही, गुड्स की डिमांड सप्लाई क्या है, उसका इनकम बदलने पर, किसी कंज्यूमर के इनकम बदलने पर, मेरी इनकम 10,000 रुपये थी महीने की, अभी 1 लाख हो गई, तो इस सामान की कितनी डिमांड आएगी इस कंज्यूमर के हिसाब से। अगर क्रॉस इलास्टिसिटी क्या होती है कि कोका कोला की डिमांड बढ़ेगी या कम होगी अगर पेप्सी की डिमांड घटती है या बढ़ती है। लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स, लॉ ऑफ मार्जिनल प्रोडक्टिविटी एंड लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शनल, एक यूनिट को ऐड करो तो कितना ज़्यादा आपका सामान और आप प्रोड्यूस कर पाते हो। ठीक है, जैसे मान लो आपके कंपनी में मान लो 100 वॉशिंग मशीन थी, एग्जाम्पल से समझते हैं। 100 वॉशिंग मशीन थी आपके पास, और आप 1 लाख, आप मान लो 10,000 कपड़े पर डे धुलते थे, ब्रश करते थे ना, इस तरीके से। अब अगर मैं 101 वॉशिंग मशीन अगर और ऐड कर दूं, मतलब अब 101 वॉशिंग मशीन हो गई ना,
अगर एक इसमें और ऐड कर दूँ तो यहाँ पर कितना बदलाव आएगा, मैं कितने और कपड़े धुल लूँगा। मान लो 10,000 2, तो मतलब कि इस वाले एक से मैं सिर्फ 2 कपड़े ही धुल पा रहा हूँ। तो यही है कि मार्जिनल प्रोडक्टिविटी सिर्फ 2 की आई है। पहले अगर 10,000 में से 100 गुना थी तो अब सिर्फ 2 ही आई है, तो ये तो कम आई है ना। या अगर मैं कहूँ कि 10,000, मैं कहता है यहाँ पे 10,000 अगर 20 हो जाती है और यहाँ पे 10,000, यहाँ पे 101 हो जाता, तो यहाँ पर 1 पर 20 आ जाते हैं, है ना। तो मैं कहता कि 20 गुना हो गया, मतलब कि एक वॉशिंग मशीन ऐड करने पर, है ना। सॉरी, अगर मैं यहाँ पर ये ऐड कर दूँ कि 10,200 हो गया, तो एक वॉशिंग मशीन ऐड करने पर 200 कपड़े एक्स्ट्रा धुल दिए। एक एक्स्ट्रा वॉशिंग मशीन ऐड करने पर एक्स्ट्रा 200 मैंने कपड़े धुल दिए। तो यहाँ पे मार्जिनल प्रोडक्टिविटी बढ़ गई है ना। मार्जिनल प्रोडक्टिविटी, क्योंकि अगर पहले का 10,000 में बटे 100 करो अगर, तो 100 आई, तो मतलब इनसे 100 पे आई। और यहाँ पर एक को ऐड करने पर, अगर 101 करने पर 10,200 हो जाती हैं, तो मतलब इस वाले एक से ये वाले 200 कपड़े, तो मतलब मार्जिनल प्रोडक्टिविटी बढ़ गई। और अगर यहाँ पे इस वाले एग्जांपल में लो तो सिर्फ एक पे ऐड करने, एक मशीन से सिर्फ 2 ही कपड़े ज़्यादा धुलने हैं, तो ये कम हो गई मार्जिनल प्रोडक्टिविटी। तो ये भी एक दिखाता है कि मार्जिनल प्रोडक्टिविटी उस इकॉनमी में, उस कंपनी के लिए, उस प्रोडक्ट के लिए क्या है ना। ये ऐसा क्यों दिखाता है? क्या कंपनी मशीन से नहीं, ये कंज्यूमर बिहेवियर को दिखाता है कि कंज्यूमर कितना डिमांड कर रहा है। ठीक। इंक्रीजिंग रिएक्शन टू स्केल, इंक्रीजिंग रिटर्न इंक्रीज हुए हैं टू स्केल। कि मतलब जितना पैसा लगाया था उससे ज़्यादा हमें मुनाफा हो रहा है। यहाँ पर कांस्टेंट रिटर्न्स, कि जितना पैसा आउटपुट उतना आ रहा है जितना, अगर मैंने 10% से इनपुट बढ़ाया था और आउटपुट भी 10% से बढ़ा, तो उसको बोलेंगे कांस्टेंट रिटर्न। अगर 10% से मैंने इनपुट बढ़ाया और इनपुट बढ़ गया 20% से, तो बोलूँगा इंक्रीजिंग रिटर्न। अगर इनपुट बढ़ाया 10% से, आउटपुट बढ़ा 5% से, तो ये कम परसेंट से बढ़ाया, तो इसको बोलेंगे डिक्रीजिंग रिटर्न्स। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, आईकॉर। आईकॉर में क्या होता है कि इनपुट बटे आउटपुट, चेंज इन इनपुट बटे चेंज इन आउटपुट। अगर पहले अगर मेरा 50 रुपये इनपुट था तो 1,000 रुपये मैं कमाई करता था। बाद में 100 रुपये इनपुट लगाया तो 2,000 कमाई करने लगा। तो इनपुट क्या हुआ, 1/20 हुआ, मतलब एक इनपुट पर 20 आउटपुट आ रहा है ना। अगर ऐसी सिचुएशन मान लो और भी कुछ हो कि पहले इतना लगाया दूसरा इतना लगाया, इसमें आईकॉर 1/20 आया, और एक दूसरी कंपनी है जिसने आईकॉर 1/50 लगाया, तो आईकॉर 1 ज़्यादा है आईकॉर 2 से, है ना। लेकिन तो ज़्यादा अच्छा कौन है कि एक एक इनपुट देने पर 20 उसको प्राप्त हुआ, या एक देने पर 50 प्राप्त हुआ। एक इनपुट देने पर 50 आउटपुट निकला, तो आईकॉर 2 इसलिए अच्छा है बिकॉज एक इनपुट देने पर 50 आउटपुट निकला, तो ये ज़्यादा अच्छा है। तो आईकॉर का कम होना अच्छी बात है। आईकॉर जितना कम होगा उतना इकॉनमी इफ़िशिएंट होगी, है ना। थ्योरी ऑफ फर्म्स देख लेते हैं। परफेक्ट फर्म क्या होती है? मैनी बायर्स, जब बहुत सारे बायर्स हों, बहुत सारे सेलर्स हों, सेम क्वालिटी प्रोडक्ट के लिए। आईफोन बिक रहा है 17, तो आईफोन ही सारे बेचे, और बहुत सारे बायर्स हों, बहुत सारे सेलर्स हों। ये नहीं एक बेच रहा है आईफोन, एक बेच रहा है वीवो, तब तो कंपेरिजन ही कुछ नहीं है, सब लोग आईफोन ही खरीदेंगे, है ना। लेकिन अगर एक सेम
क्वालिटी के फ़ोन की बहुत सारे बायर हों, बहुत सारे सेलर हों, तो उसको बोलते हैं परफेक्ट कंपटीशन। ये तो पहला क्लास उसका हुआ। परफेक्ट एंट्री हो कि सारी फर्म्स को अलाउ किया जाए कि हाँ आप भी यूएसए की कंपनी, चाइना की कंपनी, है ना, ये सारी कंपनी आ सके। परफेक्ट इन्फॉर्मेशन हो कंज्यूमर को भी और प्रोड्यूसर को भी। 100 दुकानें मान लो है यहाँ से, एक तो इस वाले दुकान पर महंगा फ़ोन बिक रहा है, इस वाले पे सस्ता फ़ोन बिक रहा है, मैं मार्केट में आया, मैंने इसी से परचेज़ कर लिया। अगर ये बाहर बोर्ड लगा होता कि भैया इस वाली दुकान पे 10वीं नंबर दुकान पे फ़ोन सबसे सस्ता बिक रहा है, तो मैं उसी पे जाता ना। तो इन्फॉर्मेशन बहुत ज़रूरी है। मोनोपोली क्या होती है कि सिंगल सेलर हो, जैसे गूगल, जो सुविधाएं गूगल देता है वो सिर्फ गूगल ही देता है, दुनिया भर में कोई ऐसी कंपनी नहीं जो उसका कंपटीशन में आ सके। ओलिगोपोली जहाँ पे कुछ फर्म्स डोमिनेट करती हैं भारत में, जैसे जियो, वोडाफोन, एयरटेल, ये जब ये लोग सारे लोग प्राइस को स्टेबलाइज करते हैं। मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, विंडोज़, मान लो कि एक ही का राज है, छत्रछाया है। मार्केट सप्लाई, अगर गुड्स का प्राइस बढ़ता है तो प्रोड्यूसर्स को प्रोड्यूस करना, तो प्रोड्यूसर और प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करेगा, बिकॉज उसको लगेगा कि यार इसका प्राइस तो बढ़ गया है तो मैं मुनाफा कमा सकता हूँ। जैसा टमाटर वाले एग्जाम्पल में हमने देखा था किसान कि अगर टमाटर 10 रुपये में है इस साल तो कोई नहीं बोएगा, बिकॉज सस्ता टमाटर है, वो कुछ और बोलेगा, प्याज बोलेगा। अगर उसको पता है कि टमाटर 100 रुपये किलो है तो हाँ, बाकी सारी कमोडिटी अगर मैं प्याज लहसुन बोता हूँ तो इतना फ़ायदा नहीं होगा जितना टमाटर में होगा, तो लोग बोते इसको हैं। अब आते हैं मार्केट इक्विलिब्रियम पे। डिमांड जितनी होगी अगर उतनी सप्लाई है, कि जितना डिमांड आई उतना सप्लाई हो गई, या जितनी सप्लाई आई उतना डिमांड हो गया, तो ये मार्केट इक्विलिब्रियम का कॉन्सेप्ट है। और इस पॉइंट पे मार्केट इक्विलिब्रियम आ जाएगा। आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है बिकॉज आप जीएस की तैयारी कर रहे हो। तो दोस्तों आज इतना ही, थैंक यू वेरी मच। चैप्टर 1 समाप्त हो गया है। चैनल पे नया सब्सक्राइब करिए प्लीज़। नेक्स्ट मैं ले आऊँगा कल नेक्स्ट चैप्टर।